आज की इस वीडियो में हमारे पास में है प्रॉब्लम नंबर 3। इससे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो चलिए, आज हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है p² + q² × y = qz, जो कि चार पीरियड मेथड का एक प्रॉब्लम है। चार पीरियड मेथड देखो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बनाई गई है, और हमारे पास में जो इक्वेशन है वो एक नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले हमने उस इक्वेशन को लिखा हुआ है, इसके बाद में हमें इस इक्वेशन को फंक्शन f से इक्वेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा p² + q² y, और राइट साइड में q - z को मैं शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा -qz = 0, और मैं इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास में टोटल 4 स्टेप्स हैं जिनमें कि हमें इसको सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। खैर, मैं यहां पर भी सब कुछ आपको बताते जाऊंगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो मैं यहां पे छोड़ दूंगा। तो स्टेप नंबर 1 में जो हम काम करते हैं वो है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई, जेड, पी एंड क्यू, यानी कि हमारे पास में जो फंक्शन है उसे हमें एक्स, वाई, जेड और पी क्यू के रिस्पेक्ट में बारी बारी डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी टर्म यहाँ पे एक्स की नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद में हमें फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाई की टर्म है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से आ जाएगा p² + q², दोनों जगह पे अंदर मल्टीप्लाई होगा जब बाई, ठीक है ना। तो यहाँ से इसके बाद में हम फंक्शन को जब z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से -q, और फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा 2p y, ठीक है ना, 2p y, और इसके बाद में हम q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2q y। क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा ये 2q y। तो इस तरीके से हमें स्टेप नंबर 1 में जो कि है सभी को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स, वाई, जेड, पी और क्यू के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ से सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और इसके बाद में हमें जो काम करना होता है वो हमारा काम क्या है, इसके बाद में जो कि है हम करते हैं जो हमने वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करके निकाला हुआ है, इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास में स्टेप नंबर 2 है, और कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होता है, ये हमें करना होता है जो हमारे पास में चार पीरियड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पर। तो मैं लिखूँगा पुट दिस ऑल वैल्यूज़ इनटू चार पीरियड। देखो एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिख के आना है जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना। तो जो चार पीरियड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भैया थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन याद रखना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको लिखना है dq डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी कि फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर p को छोड़ना है और फिर फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपको पहले से याद रखना है, ठीक है ना। इसको आपको बनाना नहीं है, इसको आपको इसी तरीके से याद रखना है। उसके बाद में सेकंड टर्म में dq डिवाइड बाई, अभी x के रिस्पेक्ट में हुआ था तो अब y के रिस्पेक्ट में, अभी p को छोड़ा था तो अब q को छोड़ेंगे, और डेल एफ बाई डेल z। इसके बाद में हमारे पास में आ जाती है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में हम क्या करते हैं, डी जेड डिवाइड बाई, हमारे पास में होता है -p डेल एफ बाई डेल p माइनस, अब यहाँ पे q को छोड़ेंगे और फंक्शन को q के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी थर्ड टर्म होती है, ठीक है ना। इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाता है dx, और dx के डिवाइड में हमारे पास में आता है डेल एफ डिवाइड बाई डेल p के रिस्पेक्ट में हम इसको जो कि डिफरेंशिएट करते हैं, और हमारे पास में यहाँ पे एक माइनस साइन को हम बाहर छोड़ते हैं, और जो लास्ट टर्म है डेट इज डी वाई, वहाँ पे हम क्या करेंगे कि फंक्शन को q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे एक और माइनस साइन बाहर। तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो ऑक्सिलरी पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आपको इसी तरीके से याद रखना है। तो इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। तो यहाँ से इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में ये dq डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी कि हमने जब फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो 0 आया था। उसके बाद में हम p को छोड़ेंगे, और जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था तो उसकी वैल्यू हमारे पास में आई थी -q, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। इसके बाद में dq डिवाइड बाई, हमारे पास में जब हमने फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था तो हमारे पास में आया था p² + q²। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे बीच वाला प्लस, और q को छोड़ेंगे
और हमने जब फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास में आया था -q, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे थर्ड टर्म डेट इज डेल z डिवाइड बाई यहाँ से -p, और फंक्शन को जो कि है p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जब हमने करा है तो हमारे पास में वैल्यू आई है 2py, ठीक है ना। तो और यहाँ से हम जो कि -q को छोड़ेंगे और फंक्शन को जब हमने q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है डेट इज 2qy, और यहाँ पे जो कि है -z, ओके। और इसके बाद में हमारे पास में फोर्थ टर्म x आएगी, मतलब dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस साइन को बाहर छोड़ेंगे और फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो 2py। इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में dy, सॉरी ये यहाँ पे dy आएगा, तो dx वाली टर्म हो गई, हाँ यहाँ पे आ जाएगा dy। तो यहाँ पे हम माइनस साइन को जो कि है ये बाहर छोड़ेंगे और जब हमने फंक्शन को q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है डेट इज 2qy, ठीक है ना। और यहाँ पे z, तो इस तरीके से ये हमारे पास में जो कि वैल्यूज आई हैं। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें यहाँ से जो कि ये निकाल ली, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुई है, ऊपर जो कि ये मैंने dq लिखा हुआ था फर्स्ट टर्म में, तो सबसे पहले ऊपर dp आता है तो वो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपको dp लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में dp डिवाइड बाई -pq, और dq डिवाइड बाई यहाँ से आ जाएगा ये p² प्लस q², और ये q यहाँ पे जो कि है ये वाला q² और ये वाला q अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -q², ठीक है ना। इक्वल्स टू थर्ड टर्म हमारे पास में आ जाएगी dz, और इस p का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो माइनस में p बाहर है, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से -2p² और यहाँ से आ जाएगा -2q²yz। इस -z को मैं चाहूँ तो बाहर ही रख सकता हूँ, बाद में फिर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और dx डिवाइड बाई ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -2xy। इसी तरीके से dy वाली टर्म में माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -2qxyz, या फिर इसको z को पहले लिख दिया। तो इस तरीके से हमारी सारी की सारी टर्म्स आ गई। यहाँ से हम dq से प्लस जो q² और -q² को साफ़ कर देंगे, तो इसके बाद में हमारे पास में जो कि टर्म्स कुछ और ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी। अब हमें यहाँ से जो कि p और q की वैल्यू को निकालना होता है स्टेप नंबर थर्ड में। तो हम स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले क्या आएगा dp, जो कि मैं हर बार यहाँ पर dq लिख दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा dp, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से जो कि ये वाली टर्म लूँ, कौन सी, मैं यहाँ से अगर 2 फ्रैक्शंस लूँ, कौन कौन से, एक तो जो हमारे पास में पहला फ्रैक्शन है dp डिवाइड बाई -pq, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा dp डिवाइड बाई -pq इक्वल्स टू dq, जो कि हमारी लास्ट वाली टर्म है -p², सॉरी मतलब सेकंड टर्म है ना। तो यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ से ये p ऊपर जाएगा तो आ जाएगा p dp इज इक्वल टू q, इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा q dy। और इसके बाद मैं यहाँ से p की और q की वैल्यू को निकालने के लिए हम इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन p dp, और इस साइड में भी इंटीग्रेशन, यानी कि और ये माइनस साइन एक बाहर था तो -q dy। तो यहाँ से हमारे पास में p का इंटीग्रेशन हो जाएगा p² डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू q का इंटीग्रेशन हमारे पास में हो जाएगा q² डिवाइड बाई 2 और कोई अनदर कांस्टेंट c, मैं इसको c1 नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे वाला 2 हम जो कि कॉमन लेंगे। सबसे पहले तो हम इस जो हमारे पास में इस तरफ में राइट साइड में था उसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो p² प्लस q² इज इक्वल टू c2 हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ से जो हमारे पास में डिनोमिनेटर में 2 है हम उसको जो कि है कॉमन लेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा p² प्लस 2² और 2 को यहाँ पे जो कि हम कॉमन करके इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2c1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो कि p² प्लस q² इक्वल टू 2c1, और इस 2c1 को मैंने एक कांस्टेंट को ही मान लिया c2। तो इस तरीके से हमारे पास में p² प्लस q² की वैल्यू आई है। अब अगर हम इस p² प्लस q² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो हमें वहाँ से जो कि q की वैल्यू मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा c² डॉट y, जहाँ पे p² प्लस q² था वहीं पे मैंने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा c मतलब c2y है ना, तो ये हो जाएगा c2y माइनस qz इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन नंबर जो 1 है वो इस फॉर्म में जो कि कन्वर्ट
हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर टू वाई इज इक्वल टू, इसको इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा क्यू जेड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो क्यू की वैल्यू आएगी डेट इज़ सी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई जेड। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्यू की जो की है वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास में Q की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो इस Q की वैल्यू का इस्तेमाल करके अब जो कि हम स्टैंडर्ड P की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और फोर्थ स्टेप में आपको पता है कि हम P और Q की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में रख कर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हम जैसे इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, अब आप बोलेंगे हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, तो यही जो कि है हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो यहीं पे हम जो कि क्यू की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू को रखेंगे तो सी टू वाई स्क्वायर है तो हो जाएगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर टू वाई डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू C2। तो ये हमारी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से हमें पी की वैल्यू को निकालना है, इसलिए हम इसको सबसे पहले तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा C2 माइनस सी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई हमारे पास में हो जाएगा जेड। ठीक है ना, यहाँ पे वाई, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड में 2z, सॉरी यहाँ पे 2z नहीं है, एक्चुअली में ये जेड स्क्वायर है। मैं थोड़ी सी वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी मैं आगे करेक्ट कर दूँगा। तो ये जो कि है यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, इसको मैं यहीं पे हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट C2 माइनस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2 और यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और डिवाइड में हमारे पास में जो कि है जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें पी की वैल्यू जो कि है यहाँ से मिल जाएगी। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास में आ जाएगा C2 जेड डिवाइड बाई अंडर रूट, इस तरफ में बच जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कि है हमारे पास में P की वैल्यू निकल के आती है। तो अगर हम यहाँ पे Z को देखें तो हमें पता है कि Z जो कि है वो डिपेंड करता है X एंड Y पे। किस पे करता है, Z जो कि है वो आल्सो फंक्शन है X और Y का, ठीक है ना। तो जब अगर Z X और Y का फंक्शन है तो हमें स्टेप नंबर 4 में अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे। तो देखो स्टेप नंबर 4 हमारा क्या होता है कि हमें जब P और Q की जो वैल्यू मिल जाती है उसको हमें पुट करना होता है, कहाँ पे, उसको हम जनरल सॉल्यूशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। और हमारे पास में जो जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो किस तरीके से होता है, वो होता है dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ पे जब हम P और Q की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके इंटीग्रेट करते हैं तो हमें Z की फॉर्म में जो कि है आंसर मिल जाता है, यानी कि Z X और Y के फंक्शन के रूप में हमें जो कि है आ जाता है। तो यहाँ से हम अगर dz इज इक्वल टू जो हमारे पास में P है उसको हम लिख दें जो कि है डेल, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी Z, F नहीं आएगा Z। ये हम जानते हैं कि P बराबर हमारे पास में होता है डेल Z बाई डेल X और Q बराबर होता है डेल Z बाई डेल Y। देखो अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप जो कि मेरी फर्स्ट जो प्रॉब्लम है 4 पॉइंट मेथड पर उसको जो कि ये देख कर आइए और लिंक नीचे जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है ताकि आपको बेटर वे में समझ में आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट C2 स्क्वायर, उसकी हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस C2 और यहाँ पे हमारे पास में क्या है वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में प्लस सी स्क्वायर और ये आ जाएगा जेड वाई इंटू डी वाई, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये डी जेड इज इक्वल टू C2, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इस जो हमारे पास में यहाँ पे z है डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में, इसको हमने कॉमन लेके इस तरफ में मल्टीप्लाई कर दिया तो जो कि है z डी जेड बन गया, ठीक है ना। और बाकी टर्म जो कि है यहाँ पे एज इट इज रहेंगी, तो मैं इनको एज इट इज जो कि है लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये आ जाएगा सी स्क्वायर C2, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए है ना, C2 ओके यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा जेड डी जेड माइनस C2 डी वाई। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में जो हमारी सेकंड टर्म है उसको मैंने मतलब इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा C2 और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस C2 वाई स्क्वायर,
इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हम जानते हैं लेट, अगर हम क्या करें, लेट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम अंडर रूट जो हमारे पास में C2 है उसको हम C1 मान लें, और हमें पता है कि हमारा जो C1 है वो C2 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम फिर क्या लिख सकते हैं, Z dz माइनस C2 dy, C2y dy। देखिए यहाँ पे एक y छूट गया था ना, तो C2y dy, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये क्या, C, जहाँ पे हमारे पास में अंडर रूट C2 है उसको हमने C से रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस C स्क्वायर y स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास में ये आ जाएगा Z dz माइनस C स्क्वायर y इंटू डी वाई, और इसके डिवाइड में हम इसको भेज देंगे जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ये y डिवाइड बाई C डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिखेंगे d, यहाँ से आ जाएगा ये Z स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जैसे ही हम इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो हो जाएगा Z का Z स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ से हम इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो C स्क्वायर जो कि कांस्टेंट, और Y का हो जाएगा Y स्क्वायर बाई 2। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो कि डिफ्रेंसिएशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसको फिर आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। तो ये जो कि हमने इस तरीके से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाती है। इसके बाद में हमारे साथ में जो कि ये तो कांस्टेंट है तो ये यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास में यहाँ से जो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आने वाली है, तो यहाँ से जो कि हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर कर देंगे, जो Z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है वहाँ से 1/2 को कॉमन लेके हमने बाहर करा हुआ है, तो ये 1/2 आ गया। इसके बाद में जो भी अंदर टर्म बची उनको हमने एज इट इज़ लिख दिया, तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा ये इज इक्वल टू C dx। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से जो कि ये आ जाएगा हमारे पास में Z स्क्वायर C स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू CX प्लस C3। तो इसको हमने इंटीग्रेट करा तो हमें जो कि कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, और इसको जो कि है हम Z स्क्वायर माइनस C स्क्वायर y इज इक्वल टू CX प्लस C3, और ये जो अंडर रूट है हमने इसको इस तरफ में शिफ्ट कर दिया तो ये पावर में चेंज हो गया, राइट हैंड साइड में गया तो पावर में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो कि है हमें Z की टर्म में जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ से वो हमें मिलेगा C2 y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस CX प्लस C3 इज इक्वल टू जो स्क्वायर। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है यहाँ से Z इज इक्वल टू, इसके ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे मतलब Z के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास में आ जाएगा C2 y स्क्वायर प्लस CX प्लस C3। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ से मैं इसको फाइनल आंसर को क्या लिख दूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ C स्क्वायर y स्क्वायर प्लस CX प्लस C3। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप जो कि है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जो कि है ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।